तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बहु प्रतीक्षित और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इस पार्ट से हमेशा हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम पढ़ते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक एवं कांस्यकालीन थी। ठीक है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, मतलब यह अर्बन सिविलाइजेशन थी, सिटी था। काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा वर्ष पूर्व मानी गई है। ठीक है, अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल जो है वो है, देखिए सबसे पहले तो व्हीलर महोदय हैं, सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा वर्ष पूर्व, फिर वूली के अनुसार 2800 ईसा वर्ष पूर्व, सर जॉन मार्शल 3250 से 2750, डीपी अग्रवाल जी के अनुसार 2350 से 1750, अल्विन 2150 से 1750 ईसवी पूर्व या ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, तो अब इसका काल निर्धारण करते हैं, क्योंकि इस समय सभ्यता जो है अपने विकास पर थी और धीरे धीरे लोग वही पत्थर से जो खाना बनाते थे या पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, अब उसी पत्थर से घर बनाने का, नगर बनाने का कार्य शुरू कर दिए। तो मतलब सभ्यता अपने अपने विकास पर थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व, ये जो है क्या कहाँ तक था? कोट दीजी, दम्ब सादात, आमरी नाल, सिसवल। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। देखिए पहले हम लोग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पढ़े हैं ना, जैसे जो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है ना, उसके बाद ही ये सभ्यता आती है। कुछ थोड़ा तो ये ग्रामीण सब जैसे कायथा, जोरवे, मालवा, आहार सभ्यता भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सालवदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व, और ये आहार संस्कृति है आपकी 2800। यही पाषाणिक जो संस्कृति थी, इसका ही विकसित रूप है हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता। कैसे? देखिए जैसे होता है ना कि एक गांव होता है तो वहाँ से सड़क जाती रहती है, एक चौराहा टाइप का होता है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप देखिए कुछ समय बाद वहाँ पे एक पान वाला गोमती लगा लेता है, जो है पान उन बेचने लगता है, गुटखा वगैरह बेचने लगता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग वहाँ पे रुकने लगते, फिर वही गोमती वाला कुछ मिठाई डिब्बे में रखने लगता है, पानी रखने लगता है, फिर बगल में नाई की दुकान खुल जाती है बाल सेट कराने की, उसके बगल में कोई किराना की दुकान खुल गया, उसके बगल में कोई फिर एक जो है छोटा सा रख लिया, क्या नाम है, समोसा वगैरह बेचने लगा, पकौड़ी, चाय, ये सब चलने लगा। धीरे धीरे 2, 4 से 10 साल में हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा चौराहा रूप ले लेता है, फिर पक्के मकान बनने लगते हैं। तो जो प्राथमिक अवस्था थी, मुझे लगता है ये ताम्रपाषाणिक अवस्था थी, उसका जो विकास धीरे धीरे हो गया वही आपका हड़प्पा काल था। तो जब वो चौराहा वेल डेवलप्ड हो गया, एकदम सब्जी लगने लगी, एकदम चौराहा जैसा हो गया, चारों तरफ एकदम दुकानें हो गई, हर चीज़ मिलने लगा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलने लगा, कॉलेज खुल गया, ये सब, तो वो हो गया आपका हड़प्पा काल। उसके पहले शुरुआत तौर में वही कायथा, आहार, जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी वो थी। तो ये विकास की अवस्था है। ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल क्या है? 1900 से 1300 ईसा पूर्व, रंगपुर, रोजदी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका विस्तार देख लेते हैं।
तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया। वह पूरा हिंदुस्तान ही इसके जद में था, इसके जो है परिमाप में था, परिक्षेत्र में था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, और सही से देखिए ना तो गोंडवाना लैंड जो भारत का है वो भी त्रिभुज आकार का ही है। इस सभ्यता का कुछ क्षेत्रफल, खैर वो तो अलग परिकल्पना हो गई ना, क्योंकि ये कश्मीर और ये इधर राजस्थान वाले इलाका का है। ये विकास के अवस्था का स्थिति है ना। जैसे इधर मांडा कश्मीर में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भैया। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में देखिए, इसको हम बढ़िया से करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल ऊपर से एक बार देख लेते हैं, नहीं यहीं से ख़त्म कर देते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। हड़प्पा, इसका उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, 1921 में। ये रावी नदी के तट पर है। मांटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी, 1922 में। ये सिंधु नदी के तट पर है। लरकाना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर अरेल इंस्टाइन महोदय ने किया 1927 में। दास्क में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चान्हू-दड़ो गोपाल मजूमदार महोदय की 1931 में। सिंधु नदी के तट पर है, सिंध पाकिस्तान में है। कालीबंगा वी के थापर साहब ने इसकी खुदाई करवाई है। वह ब्रजवासी लाल साहब किए हैं 1953 में। ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कोट दीजी फजल अहमद साहब किए हैं 1953 में। ये सिंधु नदी के तट पर है। खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर रंगनाथ राव साहब किए हैं 1953-54 में। ये मादर नदी के तट पर है। काठियावाड़ गुजरात में है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा साहब किए हैं 1953-56। सतलज नदी के तट पर रोपड़ पंजाब में है। लोथल रंगनाथ राव साहब करवाए हैं इसका उत्खनन 1957-58। भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल आलमगीरपुर फिर यज्ञदत्त शर्मा साहब 1958। हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। बनवाली RS बिष्ट साहब इसका उत्खनन करवाए हैं 1974 में। रंगोई नदी के किनारे हिसार हरियाणा में है। धौलावीरा RS बिष्ट साहब फिर इसका पुनः उत्खनन कराते हैं 1985 से 90 में। यह कच्छ गुजरात में है। ठीक है। फिर से हम एक बार ऊपर आ जाते हैं। एक मिनट, हाँ ऊपर आते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, इसमें पहला हड़प्पा ही है। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पातों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.9 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। तो भैया साफ बात है कि जो लोग कहते हैं ना कि गेहूं, जैसे लोग बोला करते हैं ना आकर यूट्यूब में फ्लो में कि गेहूं भारत का नहीं है। अरे भैया इतिहास अपना पढ़ो, गेहूं चावल सब आप ही का है। यहाँ से हो सकता है सदियों पहले अमेरिका पहुँच गया हो, हालांकि मेरे पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन भारतीय लोग गेहूं और जौ से परिचित नहीं थे। ये तो बड़ा हास्यास्पद चीज़ हो गया। चलिए, हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी माने एक सींग वाले पशु का है। फिर मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उसके सिर पर 3 सींग हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरन है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। विद्वानों ने अपना देख करके अपना डिसीजन दिया होगा, विचार। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.3 मीटर गहरा है।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से सीप का जो है वो पैमाना है भाई मीटर, जो पैरामीटर होता है पैमाना, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ये वाला। कांसे की नर्तकी, तो कांस्य की नर्तकी मिली है। सूती वस्त्र का उपयोग होता तो वहाँ उसके साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग। थोड़ा परीक्षोपयोगी एक और तथ्य है, मैं सोच रहा हूँ उत्खननकर्ता एक बार फिर से हम लोग देख लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी किनारे फिर से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, दयाराम साहनी साहब 1921 में, माधव स्वरूप वत्स साहब 1926 और व्हीलर साहब 1946 में अपना अपना इस पर जो है काम किए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, लड़काना जिला। यहाँ राखल दास बनर्जी साहब 1922 में, मैके साहब 1927 में, व्हीलर 1930 में। चन्हूधड़ो सिंधु नदी के तट पर, पुनः सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है। नवाब शाह जिला आज है। मैके साहब 1925 में, NG मजूमदार साहब 1931 में इसमें अपना अपना कार्य किए, उत्खनन कार्य किए हैं। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष साहब इसकी जो है खुदाई किए हैं। और BV लाल BK थापर साहब 1961 में। तो अमलानंद घोष साहब के बारे में अक्सर क्वेश्चन उठा भी करता है, इस पर से प्रश्न भी उठता है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पे आज भी ये जो है लोकेटेड है। फजल अहमद साहब करवाए 1953 में। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव साहब इसका उत्खनन कराए हैं 53-54 में 1900। रोपड़ जो है रतलज नदी के किनारे में है, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा साहब फिर 1953-56 में इसकी खुदाई करवाए हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव साहब 1954 में इसकी खुदाई करवाए हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा साहब 1958 में इसका उत्खनन कराए हैं। हिंडन यमुना की जो है वो है सहायक नदी है, आप लोग जानते ही हैं। अब आप अगर ज्योग्राफी अच्छी तैयार है तो ये बताइए कि हिंडन किस जगह पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यमुना नदी से मिलती हैं, ज़रूर डालिएगा। सुत कांगे डोर दास्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ये ऑरेल इंस्टाइन साहब 1927 में इसका उत्खनन करवाते हैं। बनमाली रंगोई नदी किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला। रवींद्र सिंह बिष्ट साहब RS बिष्ट साहब 1974 में इसका उत्खनन करवाते हैं। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिला। खादिर द्वीप पर JP जोशी साहब 1967-68 में, तथा वही RS बिष्ट साहब 1990-91 में इसका उत्खनन करवाते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। सोतकाह भी एक स्थान है, सादी कौर नदी के किनारे में है, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। और जॉर्ज डेल साहब इसका उत्खनन कराते हैं 1962 ईस्वी में। अच्छा, 1962 किस लिए फेमस है ज़रा बताइएगा एक बार आप लोग, क्या हुआ था 1962 में। फिर आते हैं हम लोग कालीबंगा में। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, बंगा बैंगल्स। देखिए हल्का हल्का कहीं ना कहीं अगर ये पढ़ते हैं हम लोग भाषा विज्ञान तो आता है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब उस समय में खेती का कार्य प्रारंभ हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था, जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है। युगल दैट मीन्स हो सकता है कि अब उस पर क्या ही बोला जाए शायद, क्योंकि सपोज में कुछ फैक्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन युगल शब्द समझ में आ रहा है 2 लोगों का। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। आज भी देखिए अक्सर 2 पल्ले वाला नहीं मिलता है, एक पल्ले, मतलब जो सभ्यता विकास का जो स्तर आज का है शायद कुछ हद तक वहाँ का भी था। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। अग्निकुंड किस लिए होता है कहने की ज़रूरत तो है नहीं, इसका मतलब कि रिचुअल्स होते थे उस समय भी, यज्ञ इत्यादि। लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, पोर्ट था, जहाज़ें रुकती थीं, व्यापार का मतलब हब रहा होगा, मुख्य केंद्र रहा होगा, तो इसका मतलब इनको व्यापार का अच्छा ज्ञान था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए।
कल हम लोग क्या पढ़े थे कि इलाहाबाद में चावल के अवशेष पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे ज़रा एक बार आप लोग देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। इलाहाबाद के पास मैंने कल पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो कहते हैं कि इलाहाबाद इसीलिए दाल चावल और सब्जी चलता है, चोखा चलता है। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मोहरें। देखिए फारस वही मेरे हिसाब से खुरासान ईरान वाला इलाका है ये फारस। तो यानी कि इनका व्यापार फारस से होता था। नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, रिचुअल्स होते थे, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक विचित्र मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन तो बनते ही थे भाई। चान्हू दड़ों, चान्हू दड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। इसके बाद की स्थिति है ये, तो और ज़्यादा विकसित रहा होगा भाई। यहाँ मनके बनाने के कारखाना, देखिए इंडस्ट्री था ये। लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चान्हू दड़ों में वक्राकार ईंटें व कांस्य की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर रंगपुर, रंगपुर यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ठीक है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है जी। धौला का अर्थ है सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ है कुआं। इस नगर को 3 भागों, दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। जो ये फिल्म मूवी नहीं बनी है ऋतिक रोशन की ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे जो बेस्ड है, पूजा हेगड़े हैं, वो मेरे हिसाब से धौलावीरा का ही जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ भी 3 भाग थे। निचला नगर ना, मध्य नगर में भाई अभिजात लोग दुर्ग में राजा महाराजा रहते थे, मध्य नगर में वो लोग रहते थे, थोड़ा नीचे के सेना वगैरह रहती थी, और निचला नगर में वही आम आदमी रहते थे, हमारे आपके जैसे, हम लोगों के जैसे लोग। आप हो सकता है भाई अभिजात वर्ग के हों, हम लोग तो वही वाले हैं, इसीलिए बता रहे हैं। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। मतलब उस जमाने में भी जैसे आजकल नहीं लगा रहता है, फला जगह में आपका स्वागत है, फोटो 2 गणमान्य लोगों की लगी रहती है। कराची के समीप अल्लाह दिनों स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल तथा काला रंग वाला मृदभांड अल्लाह दीनों से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरणा नामक स्थल का उत्खनन किया गया। राखी गढ़ी, हिसार, हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कुछ तथ्य हैं। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का था, बताए ना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का थोड़ा सा डेवलप्ड रूप था ये, ताम्रकाल का थोड़ा सा डेवलप रूप था ये। ठीक है ना, हम लोग देखे हैं जहाँ पे पाषाण का भी यूज होता था, तांबे का भी यूज होता था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्रकृति पूजक। जो आज शिव जी का लिंग पूजा होती है ना, देखिए उनका एक पिंडी रखी रहती है, उसी तरह इस जमाने में भी था। आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ कहते हैं कि बाहर से आए, अब देखते हैं भाई, उसका अपना अपना हर आदमी का विचार है, क्योंकि अभी वैदिक पीरियड आया नहीं है, तो अगले पाठ में हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है। सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। वही निचला नगर में दास वगैरह रहते ही थे।
सैंधववासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो उस समय पासा चलता था, पवबारा भांजे। हाँ, और नृत्य द्वारा ये लोग अपना मनोरंजन। देखिए, इंटरटेनमेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मनोरंजन जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना कि दाल चावल रोटी सब्जी। नहीं, आदमी पागल हो जाएगा। तो हर जगह आमोद प्रमोद या मनोरंजन का साधन मिलता है और होना भी चाहिए। फिर देखते हैं, यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। अरे वही सांचे में पिघला के डाल दिया जाता था, उससे जो है टेराकोटा बनता था। तो इनको टेराकोटा का ज्ञान भी था। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। अभी जो एक राइटर आए हैं ना, वो बुक भी लिखे हैं, मेलुहा का मृत्युंजय, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। खैर वो उनकी चीज़ है, अलग चीज़ हो गया, विषयांतर हो रहा है। सामाजिक जीवन, हड़प्पा कालीन समाज, उस राइटर का नाम जरा देखिएगा, मेरे हिसाब से आमिष त्रिपाठी हैं। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। ठीक है, शक्ति की पूजा तो हमेशा से हुई है हमारे यहाँ। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। आज भी करते हैं भाई, पुरुष गले में सोने की चैन डाल करके क्या टहलते हैं, तो कहना ही क्या है। मनोरंजन के लिए फिर वही पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन क्या है, हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं। ठीक है, मातृ देवी की मतलब पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता है। तो या तो धरती माँ रही हो, और वास्तव में जो है, हाँ, धरती माँ को ही दर्शाया गया। मतलब ये पूजा उस समय भी चलती थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। ठीक है, वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी, आज भी है। नीम को, बरगद को जो है हम लोग पवित्र, पीपल को पवित्र माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सावधान, अब मंदिर के नहीं मिले तो लोग घर में कहीं ना कहीं मूर्ति रख करके अपना वो करते थे, शायद एकत्रित होकर के पूजा नहीं करते थे। सावधान, आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। ठीक है, दफनाने वाली प्रक्रिया उस समय, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं। अब राजनीतिक जीवन देखते हैं। यहाँ पर राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है, या तो अभी तक वहाँ जानकारी न पहुँची हो, लेकिन जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके हिसाब से राजनीतिक जीवन। तो यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर मंदिर नहीं पाया गया। तो मतलब पुजारी वगैरह उस समय नहीं थे। हाँ, सब अपने घर में बढ़िया से पूजा पाठ करते थे। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। ठीक है भाई, जब सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, क्योंकि लोहा तो था नहीं, तांबा शस्त्र तो पहले भी था, पथरा खींच के मार देते तो उसी तरह होता रहा होगा। यानी तलवार है, भाला है, ये सब चीज़ें नहीं थीं हड़प्पाई। और इसीलिए हमें लगता है ये आर्यों से हार भी गए हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना, आर्यों का आक्रमण भी एक कारण है सिंधु सभ्यता की समाप्ति का। तो ये पॉसिबल है कि ये लोग युद्ध नहीं जानते थे, इसी वजह से इनका पराजय भी हुआ हो। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था ना। हाँ, तो जितना कि वाणिज्य की ओर था, ये लोग व्यापारी टाइप के लोग थे, बढ़िया अपना ज़िंदगी जीते थे। और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, वही चीज़ की व्यापार होता था, लोग पैसे रुपए से मजबूत थे, अपना सुकून से ज़िंदगी जीना चाहते थे, मार झगड़ा कहे करें। आर्थिक जीवन, सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। जैसे वहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है ना, ठीक है, तो उसी तरह ही चीज़ें हैं। हाँ, जैसे कारखाने मिले हैं ना, कहाँ पे, चन्हू में। तो चन्हू में जो फैक्ट्री मिल रही है, लिपस्टिक के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है ना,
तो ये सब चीज़ें तो क्या है कि मतलब ये लोग इंडस्ट्री देखते थे, उद्योग, कृषि सभी लोग देखते थे और पशुपालन देखते थे। कृषि सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब जुताई होती थी, हो सकता है लकड़ी लगता रहा हो या पत्थर लगता रहा हो। पत्थर से भी तो लकड़ी टूट जाएगी लेकिन पत्थर खींचता चला जाएगा। तांबा जानते थे, उसका प्रयोग करते रहे हों, ये कहा नहीं जा सकता। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न था। फिर से देखिएगा, गेहूं अमेरिकन या मैक्सिको का नहीं है भैया, भारत का फुल टूस एकदम पहले से ही है। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। मतलब कि कपास क्या है, रुई, उससे जो है वो बनता है, उसी को काट करके तो कपड़ा बनता है, रुई से ही तो कपड़े बनते हैं, और इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। अरे आज से 10-20 साल पहले भी नदी तालाबों द्वारा ही सिंचाई होती थी, अब भी नहरें नदी से ही निकली हैं, लेकिन नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो तालाबों में वही डलिया उलिया डाल करके सिंचाई करना या नाली बना के सिंचाई करना, इस तरीके से ये लोग करते थे। या वर्षा द्वारा प्रकृति के जल पर भी जो है, वर्षा के जल पर भी निर्भर रहते थे। वस्त्र उद्योग सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। वही कपास की खेती से वस्त्र बनाते थे। सैंधव वासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। दोनों, एक तो भेड़ों से प्राप्त होता है, जानवरों से ऊन, और एक प्राप्त होता है सूत कपास से। चन्हू दड़ों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला। चन्हू दड़ों से हमने पहले ही बताया कि मनका की फैक्ट्री थी, गुड़िया की फैक्ट्री थी, तो बच्चे को खेलने के लिए, सब चीज़ करने के लिए उनके पास साधन था। ये लोग व्यापारी वर्ग के लोग ही थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय मतलब सामान बेचना, सामान एक्सचेंज करना। विनिमय का मतलब वो एक्सचेंज करना, भैया आप हमें ये दे दो, हम आपको ये दे रहे हैं। हम आपको जो है, जैसे हुआ ना कि हम आपको उदाहरण के लिए एक गुड़िया दे रहे हैं, आप हमको ये चीज़ दे दीजिए, तांबे की छुरी दे दीजिए। इस तरीके से एक्सचेंज करके अपना काम ये लोग करते थे। जैसे आप अनाज ले लीजिए, हमको ये चीज़ दे दीजिए, या आप ये चीज़ ले लीजिए, हमको ये चीज़ दे दीजिए। आज पहले तो होता था कि अनाज से गेहूँ, आलू ओलू सब्जी उब्जी लोग लाते थे गांव में। अब तो पैसा चलने लगा, ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, लेकिन पहले गांव में भी अब सब चीज़ें व्यवस्था हो गई हैं। QR लेके खींच के बैंक में पहुंच गया, लेकिन पहले इसी को तो बार्टर सिस्टम कहते हैं ना। फल ले लीजिए, हमको गुड़िया दे दीजिए। इस तरीके से आपस में इनमें चेंजेस होते थे, एक्सचेंज। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। ये सब सभ्यताएँ भी हैं। जैसे बेबीलोनिया की सभ्यता कहाँ है, इराकी की तो है। उसी तरह मिस्र की सभ्यता है। तो सब चीज़ें मिलती हैं, विश्व इतिहास में मिलती हैं। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से, और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। ठीक है, जो हिस्टोरियन है वो दिलमन की पहचान बहरीन से करते हैं, माकन की मकरान तट से करते हैं, मेलुहा की सिंधु क्षेत्र से करते हैं। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं। अब ये हल्का हल्का इम्पॉर्टेंट तथ्य तो आराम से देखे लेते हैं जल्दी जल्दी। लाजवर्त, ये लाजवर्त है मणि, ये बदखां अफगानिस्तान से होता था इसका व्यापार। सोना का कोलार कर्नाटक से, आज भी है। टिन का अफगानिस्तान ईरान से होता था। स्टेटाइट का ईरान से होता था। गोमेद रत्न होता है, स्टोन है, सौराष्ट्र गुजरात से होता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान, आज भी है ये। फिरोजा का फारस से होता था। संगे मरमर का राजस्थान से आज भी हो रहा है। इंद्रगोप मणि कॉर्नेलियन बीट्स भड़ौच गुजरात से होता था। मुहरे तथा बाट, सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेलखड़ी से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 तथा या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 16 चौको 64, फिर इसी तरह 320, 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मुहरें सील प्राप्त हुई हैं। अब जैसे होता है ना मुहर मारना, सील करना, तो वो सब चीज़ें भी होती थी। मतलब व्यापार का बढ़िया साधन था। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी। यह लिपि
गोमूत्रिका पद्धति में। वह चित्रात्मक है। भाई अभी तक तो मेरे हिसाब से इसको पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन हाँ इनको लिपि का ज्ञान था। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, भविष्य में देखते हैं कौन पढ़ता है। उस जमाने के पढ़ने लिखने वाले लोग जब नहीं पढ़े तो अब कौन पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है भैया, अब वाले ज़्यादा बड़े लोग हैं। सैंधव सभ्यता का अंत। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है जो निम्नलिखित है। जो डेल्स और रेक्स साहब हैं वो कहते हैं कि इनका जो पतन हुआ है वो भूकंप के कारण हुआ है। केनेडी साहब प्राकृतिक आपदा मानते हैं। व्हीलर साहब आर्यों का आक्रमण, जो मैंने कहा था कि आर्य युद्ध कला से परिचित थे और ये बेचारे व्यापारी लोग थे, इनको युद्ध कला नहीं पता था। तो व्हीलर साहब का जो मत है थोड़ा सा प्रामाणिक लगता है। गार्डन चाइल्ड साहब विदेशी आक्रमण, थोड़ा थोड़ा ये भी मिलता है क्योंकि आर्य बाहर से भारत आए थे। स्टाइन व घोष जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। लैम्ब्रिक साहब अस्थिर नदी तंत्र को मानते हैं। माइके राव और जॉन मार्शल साहब बाढ़ मानते हैं। ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह पे हैं और थोड़ा थोड़ा सभी में कहीं ना कहीं तर्क है। इसके विशिष्ट तथ्य क्या है कि ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर हैं। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। बहुत बढ़िया भैया, बाजरा तो पहले से ही है, मिलेट्स। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी। ठीक है, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त हैं। वह क्षेत्र विन्सन कहलाता था। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। एकदम वेल डिजाइंड था। सुतकांगेडोर व सुरकोतड्डा समुद्र तटीय नगर थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। ठीक है, इनके दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे, मतलब वास्तुशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जा रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। और इस चैप्टर के साथ हम लोग हड़प्पा संस्कृति को समाप्त कर चुके हैं। एक मुख्य रूप से फैक्ट हमने देखा है। फिर अब हम वैदिक काल इसके बाद देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। कल हम जो है ज़िंदगी भर बने रहिएगा, लेकिन अब हम लोग वैदिक काल अब शुरुआत करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। नमस्कार।